नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए आप सबों का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं। हमारी कोशिश भी यही होती है कि इस कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया के 4-5 बड़े घटनाक्रम के हर पहलुओं से आपको रूबरू करा सकूं। तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं उससे मिली जानकारी को आप तक सरल भाषा में पेश कर सकूं, जिससे आप उस खबर के तह तक पहुंच सकें। आज हमने पहला मुद्दा चुना है, हर बार की तरह विश्व से, कि आखिर कैसे पुतिन की गलत नीतियों से अब रूस के पड़ोसी मुल्क फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं। यूक्रेन का विवाद पहले ही नाटो की सदस्यता को लेकर जारी है। किस तरह से यह घटनाक्रम रूस के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे शोध की जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। वो ये कि दुनिया में हर साल करीब 90 लाख लोगों की मौत की वजह प्रदूषण है। ये बहुत ही चिंता का विषय तो है ही, गंभीर मसला भी है। इसके बाद हम चलेंगे और चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दे की। देश में थोक महंगाई दर ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या कहते हैं आंकड़े और क्या वजहें हैं लगातार बढ़ती महंगाई की। इन सब के बीच वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आज हमने विश्व से पहला बड़ा मुद्दा लिया है रूस यूक्रेन विवाद के बीच रूस की बढ़ती मुसीबतों का। यूक्रेन ने नाटो में जाने की पहल की तो रूस ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये सब ने देखा है। इस पूरे परिक्षेत्र में वर्चस्व का जंग अपने चरम पर है। अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। दोनों देशों को अब तक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। समय समय पर मैंने अपने कार्यक्रम में इस बात की जानकारी भी आपको दी है। छोटे से देश यूक्रेन ने रूस के करीब 28,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेन को लगातार नाटो देशों से सामरिक और आर्थिक सहयोग मिलने की वजह से ही ये युद्ध इतना लंबा चल पाया। कहा तो ये जा रहा था कि यूक्रेन पर फतह रूस के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जैसे ही नाटो के देशों ने यूक्रेन को सहायता देना शुरू कर दिया सामरिक और आर्थिक स्तर पर, यह युद्ध लगातार जारी है। दोनों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूसी सैनिक भी भारी तादाद में मारे गए हैं। रूस के जो युद्धपोत हैं या अन्य जो युद्ध से जुड़ी हुई फाइटर प्लेन हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनके जो युद्धक विमान हैं, उनको यूक्रेन ने भारी संख्या में तबाह किया है। अब धीरे धीरे हालात वहाँ पर ऐसे हो रहे हैं कि कीव में इजराइल ने अपने बंद दूतावास में एक बार फिर वापसी कर ली है। इस युद्ध पर पहले के कार्यक्रमों में आपसे हमने विस्तार से बात की थी। अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसमें जर्मनी ने ऊर्जा को लेकर रूस पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। रूसी हैकर्स यूक्रेन का साथ देने वाले कोस्टारिका जैसे देशों पर साइबर अटैक कर रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा अपडेट जो रूस के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी घातक हो सकता है वो है रूस से सटे फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। केवल ऐलान ही नहीं किया है बल्कि दोनों देशों ने इसके लिए नाटो के फोरम पर आवेदन भी कर दिया है। इन दोनों देशों के संसद ने बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया है। अगर आप विश्व का मानचित्र देखें और रूस के आसपास के परिक्षेत्र पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिनलैंड और स्वीडन का क्या महत्व है। रूस नाटो की जो शक्ति है, जिसका विस्तार करना चाहता है नाटो इस क्षेत्र में, यूक्रेन के जरिए, फिनलैंड के जरिए, स्वीडन के जरिए, रसाई इस पूरे चक्र में फंसता हुआ नजर आ रहा है।
इस हालिया फैसले से कैसे रूस के आसपास के इलाकों में नाटो लगातार अपना पैठ बना रहा है, ये काफ़ी दिलचस्प है, समझने की आवश्यकता भी है। लेकिन सबसे पहले समझिए जरा ये नाटो है क्या। आपने पढ़ा होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, चूँकि चर्चा जब नाटो की हो रही है तो ये जान लेना भी एक बार आवश्यक है। 1949 में रूस के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए नाटो का स्थापना किया गया था। इसमें 12 संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने नाटो की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ही ये था कि रूस के बढ़ते प्रभुत्व को कैसे रोका जा सके। अभी मौजूदा जो संख्या है नाटो में, इसमें 30 देश इसके सक्रिय सदस्य हैं। जाहिर सी बात है ये एक ऐसा संगठन था जो रूस के मूवमेंट यानी रशियन मूवमेंट के खिलाफत के लिए ही तैयार किया गया था। ये एक सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित किया गया था। विश्व की जब बात करते हैं तो दो धाराएं सामने नजर आती हैं, पहली पूंजीवादी और दूसरी साम्यवादी। साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला रसा, चाइना जैसे देश हैं, जबकि पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व यूरोपियन कंट्री, अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो शक्तिशाली कंट्री हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वो करते हैं। विश्व में लगातार वर्चस्व का जंग इन दोनों धाराओं के बीच में ही चलता रहा है आज तक। जितने भी विश्व युद्ध हुए उसके पीछे इन दो धाराओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम रहा है। अब देखिए, हम बात आगे की करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों की लामबंदी जाहिर सी बात है रूस को हमेशा से खटकती रही है। एक सैन्य संगठन के रूप में, नाटो के रूप में जितने भी पूंजीवादी देश हैं वो एक मंच पर आने की कवायद में जुटे हैं। ये पूरा जंग, जैसा कि मैंने बताया, इन दो धाराओं का है। अब नाटो के लिए एक बात और जाननी चाहिए कि नाटो के सदस्यता में जो भी शामिल होगा, जो भी देश शामिल होगा, इसकी जो ट्रीटी है, इसमें जो आपसी संधि की बात की जा रही है, उसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर किसी का आक्रमण होता है, हमला होता है, तो नाटो उनके साथ खुलकर लामबंद होगा, यानी हर तरह से उसका सहयोग करेगा। जैसा कि यूक्रेन और रशिया के मामले में आप देख रहे हैं कि यूक्रेन को किस तरह से अमेरिकी सहायता मिल रही है, जर्मनी की ओर से सहायता मिल रही है, फ्रांस की ओर से सहायता मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि नाटो एक शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित हो रहा है, जो साम्यवादी ताकतों के लिए चुनौती बन रहा है। यूक्रेन पर अगर यूक्रेन की वास्तविक सामरिक हालात को देखें, नाटो से अगर अलग करके इसका आकलन करें, तो इसको फतह करने में रूस की जो ताकत थी, महज ये माना जा रहा था कि 1 हफ्ता 10 दिन का वक्त लगेगा और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और रशियन आर्मी जो है यूक्रेन पर काबिज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल अब फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो के सदस्य बन जाते हैं, और यूक्रेन तो पहले ही सदस्यता की बात कर चुका है, तो रूस के लिए काफ़ी परेशानी खड़ा होना तय है। इस बीच एक खबर और आ रही है कि कनाडा की सरकार ने भी पुतिन के देश आगमन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। खबर ये भी है कि जर्मनी यूक्रेन को करीब 15 करोड़ यूरो का कर्ज देने वाला है। चलिए देखते हैं पुतिन एक के बाद एक मिल रही ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि विश्व पटल पर आए एक चौंकाने वाले शोध रिपोर्ट की। आखिर प्रदूषण कितना घातक परिणाम दे रहा है, इस पर आपसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें,
आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए, आप भी चौंक जाएंगे इस रिसर्च को सुनकर। मैं भी दंग रह गया। प्रदूषण की समस्या को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। हर देश और देश से लेकर इंटरनेशनल फोरमों पर प्रदूषण के खतरे पर तमाम तरह की बातें होती रही हैं। उसके तह तक जाने की जरूरत नहीं है। आज तो हम बात करेंगे केवल इस बात की कि प्रदूषण का बढ़ता खतरा कितना भयानक रूप ले चुका है। एक शोध आया है जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में प्रदूषण की वजह से करीब 90 से 1 करोड़ लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। यह दुनिया भर में होने वाली हर छठी मौत के बराबर है। विश्व की जानी मानी संस्था द लेसेंट कमीशन ने यह सर्वे किया है। पिछले 5 वर्षों का उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद यह सर्वे पब्लिश किया है। इसमें जो रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, उसे जरा आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। घरेलू प्रदूषण की वजह से दुनिया में 66.70 लाख लोगों की मौत होती है, यानी करीब ये 67 लाख लोग के आसपास बनता है। जल प्रदूषण से 13.6 लाख लोगों की मौत हुई है। वाटर पॉल्यूशन, लेड पॉल्यूशन जो अमूमन डीजल पेट्रोल के जरिए हवा में आती है, इससे करीब 9 लाख लोगों की मौत हुई है। व्यावसायिक प्रदूषण की बात कर ली जाए, व्यावसायिक प्रदूषण उसे कहते हैं जो फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, वहाँ जो माहौल होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट आता है, उससे जो लोगों की मौत हुई है, ये करीब 8.7 लाख यानी 8.7 लाख मौतें हुई हैं। अब सोचिए कितना विकराल रूप धारण कर रहा है प्रदूषण का ये खतरा। पूरी दुनिया आज इस प्रदूषण की वजह से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के हालात। क्लाइमेट साइकिल पूरी तरह से बदलता जा रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित हैं। प्रदूषण की वजह से हृदय की घातक बीमारियां हो रही हैं। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी अपनी पैठ जमाती जा रही है लोगों के बीच में। इन सब के बीच ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये बेहद चौंकाने वाला है। इस शोध में इस बात का भी आकलन है कि प्रदूषण की वजह से जो मानव संसाधन का नुकसान हो रहा है, उसको अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो करीब 356 लाख करोड़ का नुकसान दुनिया झेलने पर मजबूर हो गई है। जैसे प्रतिशत में देखा जाए तो ये करीब 6.2% के आसपास बैठता है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इसका सबसे ज़्यादा बोझ मिडिल इनकम वाले देशों पर पड़ रहा है। इस आंकड़े से सारी दुनिया को सबक लेनी चाहिए कि हम कैसे प्रदूषण को कम करें, कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। रिपोर्ट में ये साफ तौर पर चिंता जताई गई है कि विश्व स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो नाकाफ़ी है। इसके पहले भी कार्यक्रम में मैंने बोला था कि तमाम ऐसे फोरम हैं, चाहे आसियान की बात कर ली जाए या नाटो की बात कर ली जाए या यूएनओ की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे फोरम हैं जहां पर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, अलग अलग प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई बेहतर परिणाम नज़र नहीं आता है। हालांकि कई देश ऐसे भी हैं जो लगातार ऐसे तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हो, वाटर पॉल्यूशन की बात हो, या फिर साउंड पॉल्यूशन या लेड पॉल्यूशन, तमाम जो पॉल्यूशन के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, उस पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर काम चल रहा है। फिलहाल हमारे कहने पर आप ज़रूर खुद को जागरूक कर लें और कोशिश करें ऐसे सफल मुहिम की जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में मील का पत्थर साबित हो, वरना प्रदूषण से मौत का ये आंकड़ा और भयावह रूप ले सकता है। अब लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम चलेंगे अपने देश
देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां इन दिनों सबकी निगाहें ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर टिकी है। Hello sir, your card has been blocked. What the hell? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। अखिल, बाटला, आदिति, राणे, मिलिए 4 होनहार काबिल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये टीम मुश्किल से मुश्किल कोड करे ब्रेक। आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है। ये तो कोई मनी एक्सटॉर्शन का मैटर लग रहा है। We want them to make a tiny mistake so that we can nab them. तुम्हें मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था नू। मुझे इस बंदे की एक एक मोमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये फ्रॉडस्टर बड़े चालाक होते हैं, और इनकी हर चालाकी को जो मात दे दे उन्हें साइबर सिंघम कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं वाराणसी। यहाँ का ज्ञानवापी मस्जिद विवाद हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। इस मस्जिद विवाद के बाद हर दिन अपडेट है, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा जब अयोध्या का राम जन्मभूमि परिसर को लेकर भी इसी तरह का माहौल बना था। कई बार देश का माहौल खराब भी हुआ। अब उन बातों के तह तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदालत के आदेश से भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनने लगा है। अब इन दिनों वाराणसी में आए इस विवाद को लेकर सियासत चरम पर है। हर तरफ दांवों का बाजार गर्म है। अदालत के आदेश पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जलाशय में शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें नंदी के सामने मस्जिद परिसर में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक ने उस परिसर को सुरक्षित रखने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने पर कोई रोक फिलहाल नहीं लगाया है, लेकिन उस परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई है। वो सुरक्षा घेरे में लिया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच आपने खबरों में देखा होगा कि कैसे मस्जिद परिषद के सर्वे की बागडोर संभालने वाले एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को अदालत ने हटा दिया। उनके ऊपर पहले भी आरोप लग रहे थे। माना यह जा रहा था कि जो ये वीडियो लीक हुआ है उसमें अजय मिश्रा का हाथ है। एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने अदालत से ये दरख्वास्त किया कि अजय मिश्रा सर्वे को लेकर के अपना कोई सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अदालत ने यह आदेश दे दिया। अब रिपोर्ट अदालत में पेश करने की जिम्मेवारी विशाल सिंह को दे दी गई है। दरअसल इस बात को लेकर मस्जिद पक्ष के लोग पहले ही अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग कर रहे थे, ये तो आप जानते ही हैं। अदालत के किसी आदेश पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इसके पहले भी मैंने बोला था कि अदालत अपना काम करेगी, उसके आदेश को मानने या न मानने की बात ही नहीं होती है। अदालत का आदेश मानना सबकी जिम्मेवारियों में है। लेकिन अब मस्जिद पक्ष और दो एडवोकेट कमिश्नर यानी अजय मिश्रा और विशाल सिंह के बीच जारी तनातनी
सियासतदानों को एक बड़ा मुद्दा दे रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जिसकी अगुवाई में सर्वे का काम पूरा हुआ उसे ही रिपोर्ट से अलग कर दिया गया, यानी सर्वे और रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सब के बीच मंदिर पक्ष की ओर से एक और याचिका दायर कर दी गई है। उसमें यह मांग की गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि सर्वे की जो रिपोर्ट है केवल अजय मिश्रा को ही दाखिल करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। पहले ही सर्वे टीम ने 2 दिन का वक्त लिया है। अब ये याचिका आने के बाद मामला कहीं और न खिंच जाए, यानी मामले में अदालती उधेड़-बुन का दौर अभी जारी है। एक बार आप भी देख लें कि क्या घटनाक्रम रहा था अदालती कार्रवाई का। इस ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के 8 मई को अजय मिश्रा को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था उस पूरे परिसर में सर्वे कराने के लिए। अजय मिश्रा पहली बार पहुंचे 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने। जमकर बवाल हुआ था, वो तस्वीर भी सबके सामने है, उसको भी आपने देखा था। अदालत ने 7 मई को सुनवाई करते हुए अजय मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया, बल्कि 2 और एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया इस पूरे मामले में। यानी जो सर्वे की कमेटी बनाई गई थी अदालत की ओर से, उसमें 3 लोग शामिल हो गए, 1 एडवोकेट कमिश्नर और 2 एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर। 14 मई से 16 मई तक मस्जिद परिषद के सर्वे का काम पूरा किया गया। तमाम चैनल, खबरिया चैनल वहाँ पर भरे रहे और पल पल की खबर देते रहे इस पूरे सर्वे को लेकर के। 17 मई का दिन अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को ही बाहर कर दिया। 17 मई को ही अदालत ने समय दिया था कि ये 14 से 16 मई तक जो सर्वे किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी जाए। लेकिन जब अजय मिश्रा को हटा दिया गया तो बाकी जो 2 एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा। अब 19 तारीख को ये रिपोर्ट अदालत में जमा करनी है। ये अभी तक का घटनाक्रम रहा है। ये तो बात है अदालती कार्रवाई की। इन सब के बीच हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने की दावेदारी के साथ स्कंद पुराण के काशी खंड को आधार बनाकर अपनी दावेदारी और तेज कर दी है। पुराण के काशी खंड में आदि विश्वेश्वर शिवलिंग का जिक्र है। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि मस्जिद पक्ष इसे फवारा बता रहा है अभी भी, कि मंदिर पक्ष अब इस पूरे परिसर को पवित्र कर वहाँ पूजा अर्चना की मांग करने लगे हैं। मामला अदालती है लेकिन सियासत अपने चरम पर है। फिलहाल आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ कि मामला कहाँ तक जाता है। वैसे मथुरा के शाही मस्जिद पर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे थोक बाजार ने महंगाई के 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब चलिए थोड़ी चर्चा कर ली जाए देश में जारी महंगाई की। इसके पहले हमने बात की थी आपसे खुदरा बाजार की। आज हम बात करेंगे थोक महंगाई की, जिसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1998 में थोक महंगाई दर इस स्तर पर थी और आज 2022 में एक बार फिर इसी महीने में थोक महंगाई दर उसी स्तर पर पहुंचा है। जो आंकड़ा जारी किया गया है उससे जन सामान्य के माथे पर चिंता की लकीर आना लाजमी है। जो थोक मूल्य सूचकांक जारी किया गया है उसमें मौजूदा समय में थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 15.8% के स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले साल अप्रैल में थोक महंगाई दर 10.74% थी, जो अब बढ़कर 15.8% का आंकड़ा टच कर रहा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक डालिए एक नज़र थोक महंगाई दर पर। मैंने आपकी सहूलियत के लिए
ये ग्राफिक्स तैयार किया है कि 2022 में जनवरी से लेकर अब तक महंगाई दर, थोक महंगाई दर कितना रहा है। जनवरी की बात कर ली जाए 13.68%, फरवरी में ये 13.11%, थोड़ी राहत मिली थी। मार्च में अचानक इसमें इजाफा 14.55%, और अप्रैल में तो 15 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 15.08%। अगर हम पिछले साल यानी 2021 की बात करें तो थोक महंगाई दर सबसे ज़्यादा नवंबर दिसंबर में देखने को मिला था, जब ये औसतन 14.5% के आसपास रहा था। उसके बाद थोड़ी राहत इस साल फरवरी तक देखने को मिली, लेकिन मार्च अप्रैल में इसमें फिर से उछाल नज़र आने लगा। हमने बताया था कि कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार पर पड़ता है, चाहे वो थोक बाजार हो या खुदरा बाजार हो। पिछले एक साल में पेट्रोल डीजल की कीमत की बढ़ोतरी का जो आंकड़ा है ना, वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। पेट्रोल के दामों में पिछले एक साल यानी 2021 की जब हम तुलना करते हैं 2022 से, तो पेट्रोल की कीमत में करीब 66% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 66% का। और डीजल की कीमतों में करीब 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। महीने का शायद ही कोई दिन हो जब पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जाती हो। पिछले 20-25 दिन की बात की जाए तो दरों की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड ही टूटता नजर आ गया। हर दिन सुबह की हेडलाइन यही नजर आती थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया। एलपीजी से लेकर कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर तक की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये जनता के लिए लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। हालांकि इन सब के बीच एक आंकड़ा और है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल है, जिसके हिस्सेदारी भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाजार पर करीब 60% के आसपास है। इसने अपना वित्तीय नतीजा जारी किया है। मैं पढ़ रहा था, आश्चर्य में पड़ गया। निजी कंपनियां कह रही हैं कि 9 रुपये प्रति लीटर के दर से मुझे नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन यहां मामला कुछ और ही है। महंगाई को लेकर सरकार के दावे और दलील चाहे जो हो, इंडियन ऑयल कंपनी ने करीब 6022 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आप हम परेशान हैं, घर का खर्च कैसे चलाया जाए। एक तरफ लोग साग भाजी को लेकर आटा, चावल, दाल, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच हर दिन जीवनचर्या के लिए संघर्ष के दौर में हैं। वहीं इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ी कीमतों की वजह से महंगाई चरम पर है और पेट्रोलियम कंपनी मलाई काट रही है। जरा सोचिए सरकार की नीति के बारे में। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं कि महंगाई की इस तस्वीर को देखकर क्या सरकार चाहे तो आम जनता को राहत नहीं मिल सकती है। बहरहाल चलिए, राजकाज तो अपने नफा नुकसान के हिसाब से ही चलता है। जब चुनावी माहौल तो राहत, और जैसे ही चुनाव खत्म बेरहम व्यवस्था जनता पर तरस खाने से भी गुरेज करती है। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ कुछ इसी अंदाज में। मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।